नमस्ते। मैं डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश पीयू कॉलेज से हिंदी डिपार्टमेंट। आज के क्लास में हम एक वृक्ष की हत्या इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। एक वृक्ष की हत्या यानी एक पेड़ की हत्या। कवि हैं कुंवर नारायण। चले संक्षिप्त परिचय कुंवर नारायण जी का। कुंवर नारायण हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में एमए की उपाधि प्राप्त की। आपके साहित्य पर श्री नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी जी का प्रभाव दिखाई देता है। आपका पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं काव्य में परिवेश, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, वाजश्रव के बहाने, तीसरा सप्तक, हम तुम, इन दिनों इत्यादि आदि। आपका कहानी संकलन है आकारों के पास 1971 में प्रकाशित हुआ है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान के साथ ही 2005 ईस्वी में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से भी इनको विभूषित किया है। प्यारे विद्यार्थियों, एक वृक्ष की हत्या यह भी मेरी मनपसंद कविता है। कुंवर नारायण जी की बहुत ही सुंदर कविता है। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने वृक्ष के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त किया है। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे उसके न देखने से उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। कवि और उस वृक्ष का एक अनोखा रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते हैं। वृक्ष के कट जाने पर वे उसकी यादों में खो जाते हैं और उस वृक्ष की यादें उनको बार बार सताती हैं और वे उस वृक्ष के बारे में वर्णन करते हैं। तो चलिए हम जानेंगे वृक्ष जब वह कटता है तो कवि की जो संवेदना है वह पहले कविता के पद्यांश के रूप में बताते हैं। कविता शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि कवि कई दिनों से अपने नेटिव प्लेस यानी अपने घर से दूर हैं और कुछ दिनों बाद जब वे वापस आते हैं तो वे क्या देखते हैं। तो कविता में कवि ने कविता को 3 भागों में बांटा है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना, मैला कुचैला। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता। तो देखिए इसके मीनिंग्स देखेंगे। तैनात यानी नियुक्त। अब की घर लौटा यानी कवि कई दिनों तक बाहर थे, जब अपने नेटिव प्लेस अपने घर आते हैं पुश्तैनी घर,
तो उनके घर के सामने ये जो पेड़ है तो उस पेड़ का वह वर्णन करते, देखा वह नहीं था, वह यानी यहाँ पर पेड़। बूढ़ा चौकीदार, कवि कल्पना करते हैं वो पेड़ ना होकर किसके समान है, चौकीदार के समान वृक्ष है। दरवाजे पर तैनात, नियुक्त, अपॉइंटेड। पुराना चमड़े का बना उसका शरीर, यानी जब पेड़ पुराना हो जाता है तो वो सख्त दिखाई देता है, रफ, तो उसका वर्णन कवि करते हैं। झुर्रीदार, खुरदुरा, झुर्रिया यानी रिंकल्स। जब देखिए आदमी, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके चमड़े पर यानी उसकी स्किन पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, शरीर पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। उसी तरह कवि यहाँ पर एक इस वृक्ष को चौकीदार के रूप में कल्पना करते हैं और उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो चलिए जानेंगे। वृक्ष, कवि के घर के सामने एक पुराना पेड़ है जो बहुत सालों से वहीं पर है और कवि के नज़रों में कवि ने घर का उस वृक्ष को घर का चौकीदार समझा है। कवि कई दिनों बाद जब घर आते हैं तो देखते हैं कि वह पेड़ वहाँ नहीं है। वह उस वृक्ष से बहुत ही प्यार करते हैं। कवि कहते हैं वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। चौकीदार की ही कवि कल्पना करते हैं। थोड़ा सा बूढ़ा है इसलिए वह थोड़ा सख्त भी है। पेड़ पुराना है, उसका तना काफ़ी सख्त हो जाता है, उसमें अनेक रेखाएं पड़ जाती हैं, मानो उसमें झुर्रियाँ पड़ी हो। चौकीदार होता है तो उसके पास राइफल भी होती है। कवि मानते हैं उस चौकीदार के हाथ में एक राइफल भी है। वह पेड़ के तने थे। कवि की कल्पना में उस चौकीदार की राइफल की तरह थी। चौकीदार के सिर पर पगड़ी भी होती है। कवि कल्पना करते हैं, कवि कहते हैं पेड़ पर जो फूल निकले हैं ऊपरी भाग में वो उसकी पगड़ी है, उसकी टोपी कैप के जैसी है। कवि की कल्पना पाँव में फटा पुराना जूता है, यानी पेड़ की, जब पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी क्या आ जाती हैं, रूट्स निकल आती हैं। रूट्स आप देख सकते हैं। तो ऐसे पेड़ का जो ऊपरी भाग जहाँ पर फूल लगे हैं, हरियाली है, तो एक पेड़ को कवि चौकीदार की तुलना देते हुए, कल्पना करते हुए कहते हैं कि ये मेरे घर के सामने कई सालों से खड़ा रहा ये पेड़ किसके समान है, एक चौकीदार के समान है। और जैसे वह फटा पुराना जूता पहना, वो हम देखते हैं कि उस पेड़ के जो जड़ हैं, रूट्स जो बाहर आई हुई हैं, उसको वो जूते की तुलना देते हैं, कल्पना करते हैं। इस तरह से मेरा ये बूढ़ा पेड़ है तो चरमराता है, यानी पुराना जूता पहन के जब चलते चरमर की आवाज़ आती है। चरमराना यानी आवाज़ करना। उसकी जड़ें ज़मीन के ऊपर निकल आई हैं। कवि कहते हैं कि वह जूता है और फटा और पुराना भी है, लेकिन वह बहुत ही अक्कड़ यानी मजबूत है। अक्कड़ बलबूता यानी बहुत ही शक्तिशाली है। कवि उस वृक्ष के प्रति अपना प्रेम और कल्पना दोनों को मिलाते हैं और एक वृक्ष को चौकीदार की वेशभूषा की कल्पना करते हैं। कवि कहते हैं कि वह वृक्ष उनका दोस्त है, उसे बहुत प्रेम है। और जब वह वापस लौट के आते हैं कई दिनों बाद, तब जब वो उस पेड़ को गायब देखते हैं, वहाँ गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया है वो वृक्ष? हर वक्त उसके घर के सामने जो तैनात रहता था, तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उस पेड़ की याद में वो क्या करते हैं, वहाँ पर उसकी स्मृतियों में डूब जाते हैं। आगे देखेंगे दूसरी पद्यांश, दूसरी स्टैंजा।
धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। कवि लंबे समय के बाद जब घर लौटे तो उन्हें घर के सामने वाला बूढ़ा वृक्ष न दिखाई दिया। कवि यादों में खो गए। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे, कवि और उस वृक्ष के बीच में एक रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते थे। वृक्ष के कट जाने पर वे उसकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। कविवर कुंवर नारायण जी वृक्ष की महत्ता की प्रशंसा करते हैं। उनके अनुसार वृक्ष घर का चौकीदार था। वह वृक्ष धूप में, वर्षा में, गर्मी में, सर्दी में अपनी खाकी कपड़े में हमेशा चौकन्ना रहता। खाकी कपड़े में जैसे हम देखते हैं कोई चौकीदार है तो वह हमेशा खाकी वस्त्र में ही रहता है और रक्षा करने के लिए वह तैनात ही रहता है। इसी तरह कवि की कल्पना है, मेरा चौकीदार चौकन्ना एकदम अलर्ट रहता है अपनी खाकी वर्दी में, वह हमेशा अलर्ट रहता है। पेड़ की वह कल्पना करते हैं एक चौकीदार के रूप में, हमेशा अपनी वर्दी में। अगर वो बहुत देर से कोई उसके घर के पास आता भी है तो वो पूछता है कौन है, कौन, पूछता है जैसे कौन आया। कवि बड़े प्यार से कहते हैं मैं हूँ दोस्त। थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठते हैं, आराम करते हैं, ठंडी हवा कवि लेते हैं। तो इस तरह से पेड़ वह वृक्ष दूर से ही ललकारता है कि कौन, तब कवि जवाब देता था कि दोस्त। वृक्ष जनता को फूल, फल और पत्ता देकर उनकी भलाई करता है। वह लोगों और पशु पक्षियों को छाया और वृक्ष आश्रय देकर उनका बड़ा उपकार करता है। पेड़ पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकता है। इस प्रकार कवि वृक्ष की महत्ता को बताते हुए अपने उस पुराने बूढ़े वृक्ष को क्या कहता है, वह चौकीदार की कल्पना देता है और पेड़ से कवि बहुत प्रेम करते हैं। तीसरी और अंतिम स्टैंजा। और पल भर को बैठा जाता उसकी ठंडी छाँव में, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, कहीं एक जानी दुश्मन से बचना है। नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचना है। जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवि बाहर से जब आते हैं थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठते हैं, आराम करते हैं, ठंडी छांव में बैठना पसंद करते हैं। कवि को उस वृक्ष से बेहद प्रेम था, उस वृक्ष से वो बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर अंदेशा यानी संदेशा, नादिर यानी आतंकी या लुटेरा, तबाही मचाने वाला, मरुस्थल यानी डेजर्ट। कवि कहते हैं हमेशा हम लोगों को एक डर होता है, अंदेशा यानी एक संदेह होता है कि अपने आसपास कोई दुश्मन तो नहीं है, और हम उस दुश्मन से हमेशा अपने देश को बचाना चाहते हैं। कभी देशद्रोहियों से, कभी आतंकवादियों से। हमेशा अपने देश को बचाना है, अपने घर को बचाना है लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से, आतंकवादियों से, तबाही मचाने वालों से, लुटेरों से। देश को बचाना है देश को लूटने वालों से। कवि को जितना प्यार पेड़ से है उससे ज़्यादा प्यार देश से भी है। उन सब की चिंता हमें करनी चाहिए, उन सब के बारे में कवि सोचते हैं। उन सब की चिंता करते हुए कवि कहते हैं कि अपने देश की
बचाना है अपने देश की नदियों को प्रदूषित होने से। नदियों को बचाना है नाला होने से, नाला होना गंदा होने से। लोग यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा डालकर नदियों को क्या बना दे रहे हैं, नदियों में गंदगी डालकर नदियों के स्वच्छ पानी को गंदा कर रहे हैं। बचाना है देश की नदियों से। पानी, पानी ही जीवन का स्रोत है। कहते हैं मानव शरीर में 70% पानी ही होता है, और जब देश को, हमको नदी को नाला बनने से बचाना है। देश में पानी नहीं है तो हमारा क्या होगा, इसलिए हमको अपने देश को बचाना है, जिससे अपने लिए अपने देश को बचाना है। आगे कवि कहते हैं अपने देश के लिए अपने आप को बचाना है। कवि कहते हैं आगे, कविता के पंक्ति में कहते हैं बचाना हवा को धुआं हो जाने से, यानी वायु प्रदूषण की बात कहते हैं कवि। हवा यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी ज़रूरत है। इतना प्रदूषण आज बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कवि कहते हैं हमें वायु प्रदूषण यानी धुएं से, वायु को धुआं होने से बचना है। आज बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़, दिल्ली जैसे महानगर में हम देखते हैं शुद्ध हवा हमको आराम से नहीं मिलती है, वहाँ पर हम सिर्फ धुआं ही धुआं देखते हैं। तो कवि कहते हैं वृक्ष को, अपने आप को बचाना है, देश को बचाना है। आगे कवि कहते हैं खाने को जहर होने से बचाना है। तो हम देखते हैं खाने को जहर होने से बचाना है। खाने में अति रासायनिक पदार्थ डाले जा रहे हैं। खाने की स्वच्छता और पौष्टिकता की ओर भी हमको ध्यान देना है। आहार, शुद्ध आहार की ओर हमें ध्यान देना है। मिलावटी खाने से हमको बचना है। हमें उस भोजन को जहर होने से बचाना है। हमारा भोजन अच्छा और स्वस्थ होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसे भोजन की वजह से हमको नई नई बीमारियां, नए नए रोग भी क्या हो सकते हैं, लग सकते हैं। मिलावटी खाने से बचाना है। आजकल हम देखते हैं कि बाज़ार में लोग अपने फ़ायदे के लिए, पैसों के लिए खाने में, फल में, आहार में अनेक तरह से मिलावट कर रहे हैं। तो मिलावटी खाने को ही कवि यहाँ पर जहर कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बचना है, आगे कहते हैं बचना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बचना है जंगल को, यानी देश की हरियाली खत्म हो रही है। लोग जंगलों को अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट रहे हैं। हमें जंगलों को बचाना है ताकि ज़मीन बंजर ना बने, हरियाली बनी रहे, रेगिस्तान ना बन जाए। देश को बचाना है, ज़मीन को बचाना है। तो इस तरह से कवि यहाँ पर जंगल को मरुस्थल होने से बचाने की हमको क्या देते हैं, सलाह देते हैं। देश के बारे में कवि सोचते हैं और देश की हरियाली बनाए रखने के बारे में कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं बचना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवि अंतिम लाइन में कहते हैं बचना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य जो जंगली बन रहा है, आगे वो और भी जंगली खूंखार जानवर न बन जाए। मनुष्य को बचाना है, जिनकी सोचने समझने की शक्ति ही न ख़त्म हो जाए। मनुष्य को जानवर न बनने से हमको बचाना है। कवि कहते हैं हमें बचाना है इन सब को, देश को, धरती को, हवा को, खाने को, पानी को। तो इस तरह से कवि इस कविता में हमें
पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में बताते हैं। पर्यावरण के संबंध में कवि कुंवर नारायण के विचार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। कवि कहते हैं कि हमें लुटेरों से घर को बचाना है, अत्याचारियों से शहर को बचाना है, देश के दुश्मनों से देश को बचाना है। कवि चिंता व्यक्त करते हैं कि नदियाँ कल कारखाने के द्वारा बहाए गए व्यर्थ पदार्थों एवं रासायनिक पदार्थों के कारण गंदी हो जा रही हैं नदियाँ, उनको बचाना है। इस कारण से पीने का पानी कलुषित हो गया है, खेती बाड़ी को नुकसान पहुंच रहा है, इसके कारण लोगों में बीमारियां फैल रही है। जंगलों के काट जाने के कारण वे प्रदेश रेगिस्तान बन रहे हैं और वर्षा की कमी भी हो रही है। इस तरह कवि पर्यावरण के प्रदूषण की हानियों की ओर संकेत करते हुए हमें जागरूक बना रहे हैं। मनुष्य को अमानुष हो जाने से बचाना है। इस प्रकार कवि नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात कहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि वृक्ष के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता के द्वारा कवि ने प्रकट की है। तो आज हमने एक वृक्ष की हत्या यानी वृक्ष का मर्डर करना, तो इस तरह से बड़ी ही सुंदरता से कवि ने इस कविता का वर्णन किया है। आज की अभी देखेंगे आगे एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? उत्तर, कवि ने अपने घर के सामने वाले वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। प्रश्न 2, वृक्ष का शरीर किससे बना है? वृक्ष का शरीर पुराने चमड़े का बना है। प्रश्न 3, सूखी डाल कैसी है? उत्तर, सूखी डाल राइफल सी है। वृक्ष की पगड़ी कैसी है? वृक्ष की पगड़ी फूल पत्तीदार है। प्रश्न 5, देश को किससे बचाना है? उत्तर, देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। हवा को क्या हो जाने से बचाना है? उत्तर, हवा को धुएं से प्रदूषित हो जाने से बचाना है। प्रश्न 7, जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। तो इस तरह से कविता का सारांश और कविता के लघु प्रश्नोत्तर हमने आज के क्लास में देखे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।